Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 13th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। तो आज हमें देखना है कि वो कौन सा देश है जिसने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। आज हमें IQ एयर की रिपोर्ट पे डिस्कशन करना है। हमें देखना है कि भारत के वो कौन कौन से शहर हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। इसके अलावा स्टार लिंक की एंट्री हो चुकी है भारत में और किसके जरिए एंट्री हुई है, मतलब कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने स्टार लिंक के साथ पार्टनरशिप की है और भारत में स्टार लिंक की एंट्री हो रही है। और भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है विथ लॉट्स ऑफ MCQs एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके जी, चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम और स्टार्ट करेंगे 13th ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। कल होली है तो होली में आप लोगों की छुट्टी रहेगी, कल हमारे करंट अफेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है पीएम मोदी कन्फर्ड विद मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। याद कीजिए कल के करंट अफेयर्स। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्रधानमंत्री मोदी एज अ चीफ गेस्ट शामिल होने गए हैं मॉरिशियस के नेशनल डे पे और इस साल मॉरिशियस ने अपना 57वें नंबर का नेशनल डे मनाया था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ INS इम्फाल ने भी मॉरिशियस के नेशनल डे में पार्टिसिपेट किया था। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अब मॉरिशियस की गवर्नमेंट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। इस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन। क्वेश्चन कैसा बनेगा? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? सो करेक्ट आंसर इज मॉरिशियस। ठीक है, ये पहली बार नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिशियस विजिट पे गए थे। इसके पहले 2015 में भी मॉरिशियस विजिट करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री पहले इंडियन और 5th नंबर के ग्लोबल लीडर हैं जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। पहले भारतीय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंचे, मतलब मॉरिशस पहुंचे। अच्छा, थोड़ा सा इमेज देखो आप अपने वर्ल्ड मैप की। वर्ल्ड मैप में इंडिया है, इंडिया के नीचे आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट तरफ क्या मिलेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियन ओशियन में मॉरिशियस आइलैंड आपको मिल जाएगा। तो एक अफ्रीकन कंट्री आपको मिलेगी विच इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन। हम उसी कंट्री के बारे में, मॉरिशस के बारे में बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया, जिसका नाम है गीत गवई। अभी गीत गवई क्या है? ये भोजपुरी ट्रेडिशन है एक्चुअली। भारत से जो बिहार के लोग कहाँ पर पहुंच गए, बिहार की जो महिलाएं हैं या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो मॉरिशियस में सेटल हो गए और उनका ही ट्रेडिशन है गीत गवई। गीत गवई को 2016 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल किया गया है गीत गवई। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से क्वेश्चन बनता है। अब जब हम प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है तो बदले में हम भी तो कुछ मॉरिशस को देंगे। बिल्कुल सही बात है, एक्सचेंज तो होता ही रहता है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशियस के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, ठीक है, मॉरिशियस के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी दिया है। तो OCI कार्ड किसे दिया गया है? मॉरिशियस के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को दिया गया है बाय द प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, मॉरिशियस के प्रेसिडेंट कौन है? धर्मवीर गोकुल। धर्मवीर गोकुल आपको मॉरिशियस के राष्ट्रपति देखने को मिल जाएंगे। इसकी कैपिटल आपको पोर्ट लुइस मिलेगी। अब दोनों देशों के बीच में 8 MOU साइन हुए हैं। कितने? 8 अलग अलग एरियाज में एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस। कौन कौन से? सबसे पहली बात हुई है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, कि हम लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करें। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मॉरिशियस मिलकर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पे काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मॉरिशस की गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करेगी मॉरिशस की गवर्नमेंट को। दोनों देश MSME सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, MOU बिटवीन द ED डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड फाइनेंशियल क्राइम कमीशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस, हमारे देश की जो ED है, और मॉरिशियस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मॉरिशियस की फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है।
दोनों देश गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, तो दोनों देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए काम किया जाएगा। और वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, तो यहाँ पे शिपिंग इंफॉर्मेशन दोनों देशों के बीच में शेयर होगी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशियस के बीच में साइन हुए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला अवार्ड देखते हैं, आईफा अवार्ड्स। आईफा का मतलब होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, आईफा अवार्ड। इसका जो सेलिब्रेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। अब आईफा अवार्ड में जो डोमिनेंस देखा गया है वो किस पिक्चर का देखा गया है, लापता लेडीज। और वी नो दैट कि लापता लेडीज जो मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है, उसकी डायरेक्टर आपको किरण राव देखने को मिल जाएंगे, जो कि आमिर खान जी की वाइफ है। तो बेस्ट पिक्चर हो गया, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, ऐसे कई सारी 10 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिला है यहाँ पे लापता लेडीज को। हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज देखेंगे, हम पूरा लंबा कहानी नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान केवल उतना ही अर्जित करना चाहिए जो एग्जाम क्रैक करने में हमारा मदद कर जाए। बाद में एग्जाम निकाल लो, उसके बाद पीएचडी कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी हम केवल टू द पॉइंट ही बातें करेंगे, हमारा एजेंडा है केवल एग्जाम निकालना, ना कि आपको स्कॉलर बनाना, इस बात को याद रखना। ठीक है, जो भी आपको स्कॉलर बनाने की कोशिश कर रहा है वहां से आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो हम टू द पॉइंट बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है लापता लेडीज को, और इसकी डायरेक्टर है किरण राव, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लीडिंग रोल, मेल कैटेगरी में कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 के लिए, और फीमेल कैटेगरी में कौन है, निताशी गोयल है लापता लेडीज के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन द नेगेटिव रोल, राघव जुआल है जो कि किल मूवी से है। बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू कुणाल खेमू मडगांव एक्सप्रेस। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत लापता लेडीज। बेस्ट सिंगर मेल जुबियन नोटियाल 360 जो आर्टिकल 370 पे सॉरी मूवी बनी थी उस पे। बेस्ट सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल आपका भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट रेड चिलीज VVX को मिला है भूल भुलैया 3 के लिए। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा राकेश रोशन को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को टॉस अवार्ड। ये अवार्ड है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड, जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट जो ऐसा कुछ एक्सेप्शनल वर्क करता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। तो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को यूनेस्को टॉस अवार्ड दिया गया है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लो कॉस्ट मेडिसिन बनाई है, आपके कोविड के लिए भी बनाई है, टीबी और कैंसर के लिए भी इन्होंने काम किया है, एनीमिया से लड़ने के लिए भी इन्होंने मेडिसिन को बनाए हैं। तो इसलिए इन्हें लो कॉस्ट मेडिकल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए यूनेस्को टॉस अवार्ड मिला है। इन्होंने ओरो स्क्रीन पे काम किया है। ओरो स्क्रीन क्या है, ओरल कैंसर के अर्ली स्टेज को पता करने में, डिटेक्ट करने में एक टूल है। और आज बहुत बड़ी समस्या भारत में है ओरल कैंसर की, क्योंकि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो कंज्यूम करती है आपके गुटखा, विमल, राष्ट्रीय, टैबेको प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो ओरल कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक लो कॉस्ट मेडिकल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिसका नाम है ओरो स्क्रीन। ओरो स्क्रीन के बाद है ओवी रैप। ओवी रैप कोविड-19 टेस्टिंग के लिए था। और हेमो क्यूआर, और क्या करेगा, ये एनीमिया को स्क्रीनिंग करने का काम करेगा। तो ये सब इन्वेंट इन्होंने ही किया है, सुमन चक्रवर्ती जी ने, इसलिए इनको यूनेस्को टॉस अवार्ड दिया गया है। तो हमने 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट अवार्ड कैटेगरी डिस्कस कर ली। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ पर बात करेंगे एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है अतुल अतुल कुमार गोयल। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना माना नाम है अतुल कुमार गोयल का। और इन्हें रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन। हमारे देश में जितने भी बैंक है उनका एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव आपको मिल जाएंगे अतुल कुमार गोयल। इसके पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2 लगातार साल, 21-22 से 23-24। इन्होंने कई सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने का काम किया है, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने का काम किया है। और अभी ये सक्सीड कर रहे हैं सुनील मेहता को। सुनील मेहता इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव 2000 मतलब 2020 से 2024 तक थे। और इनको सक्सीड करने का काम अतुल कुमार गोयल कर रहे हैं। अतुल कुमार गोयल चीफ एग्जीक्यूटिव आपको मिल जाएंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन में। ठीक है जी, चलिए
अगली कहानी समझते हैं, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे ये जो करेंट अफेयर्स है ये आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं अगर अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आ रहे हैं, और हाँ जी, लाइक बटन पे क्लिक करना तो नहीं भूलना है। और अगर आपका CGL मेंस में सिलेक्शन हुआ है या अभी जो MTS रिजल्ट आउट हुआ है, आपका जो भी स्कोर है, आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और टेलीग्राम पर ही आपको आज के करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। तो इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे विश्व का सबसे प्रदूषित कंट्री आपको मिल जाएगा। इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, India has been ranked as the 5th most polluted country in the world by the 7th annual World Air Quality Report। ये 7th एडिशन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का, और इसे पब्लिश किया है या रिलीज किया है IQ एयर ने। यहाँ पे जो भी देश होते हैं उनको कैसे मॉनिटर किया जाता है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि कोई शहर कितना प्रदूषित है। यहाँ पे बताया गया है जो टॉप 20, आप यहाँ देख सकते हैं, ये टॉप 20 वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं। इन टॉप 20 सिटीज में से 13 सिटीज आपको भारत की देखने को मिलेंगी, मतलब भारत के हर एक कोने में आपको प्रदूषण देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा बर्नीहाट, जो कि इंडिया में है, असम और मेघालय की बॉर्डर पे मेघालय में सिचुएटेड आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे दिल्ली है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रदूषित कैपिटल सिटी कौन सी है? दिल्ली आपको मिल जाएगी। आइए हम एक एक करके इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में। फर्स्ट नंबर पे आता है चार्ट। चार्ट जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषित कंट्री है। चार्ट के बाद बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, फिर एक और पड़ोसी पाकिस्तान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और 5वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया का जो PM2.5 कंसंट्रेशन है वो है 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि WHO की गाइडलाइन से 5 टाइम्स ज्यादा है। हालांकि भारत में PM2.5 का कंसंट्रेशन डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में 7%। लास्ट ईयर आप देखेंगे 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे देश का PM2.5 था, और अभी ये 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपको देखने को मिल रहा है। ना बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। दिल्ली का जो PM2.5 है वो 91.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं सबसे प्रदूषित शहर के बारे में वर्ल्ड में, आंसर हो जाएगा बर्नीहाट, जो कि मेघालय में है। टॉप 20 में से टॉप 13 में आपको भारत के शहर देखने को मिल जाएंगे। और लगातार जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एयर पोल्यूशन के कारण 5.2 ईयर्स आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में 138 कंट्रीज को शामिल किया गया है। यहाँ पर केवल 7 ऐसी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो WHO की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड, जो WHO के क्राइटेरिया को फॉलो करती है। WHO का कहना है अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, अगर आपका PM2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है, मतलब आप स्वच्छ शहर है, आपके शहर में वायु प्रदूषण नहीं है, और अगर कोई भी सिटी है जिसका PM2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से एक्सीड होता है, तो वो आपको पॉल्यूटेड सिटीज या पॉल्यूटेड कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। ये WHO की गाइडलाइन है। तो WHO कहता है 5, भारत का कितना है? 50। तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, चार्ट जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, जिसका PM2.5 91.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। चार्ट के बाद बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर कॉन्गो, और फिर इंडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसमें कहा है कि आउट ऑफ 138 कंट्रीज, 126 कंट्रीज जो है वो WHO की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं, फेल हो जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो क्लीनेस्ट मेट्रो सिटीज है उसकी भी रैंकिंग की गई है। क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी आपको मिल जाएगी मायाग्यूज। ठीक है, जो कि इसका PM2.5 1.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि काफी कम है। ये क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी है। तो आप यहाँ पे टॉप 5 सिटीज याद रखेंगे जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं। टॉप नंबर तो विशेष तौर पे याद रखेंगे बर्नीहाट है, जो कि मेघालय में है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। इसका 7th एडिशन रिलीज किया गया है बाय द IQ एयर। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर टेक्नोलॉजी या एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आपको मिल जाएगी। पहली रिपोर्ट को 2008 में तैयार किया गया था और 2018 में तैयार किया गया था, 2019 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एक एनुअल रिपोर्ट है और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इसमें काम किया जाता है। अगर कोई शहर या कंट्री जिसका PM 2.5 5 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है तो उसको हम पॉल्यूटेड सिटी कंसीडर करते हैं। क्लियर है? चलिए, अभी बहुत कुछ बाकी है डिस्कस करना, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। फर्दर डिस्कशन करने से पहले आज है 13 मार्च। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज आपको फरवरी मंथ की डिटेल मैगजीन मिल जाएगी, तो आज आप इवनिंग तक फरवरी मंथ की डिटेल मैगजीन को पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन फरवरी मंथ की अवेलेबल है, जिसमें 100 MCQ बैंकिंग की और कंप्लीट आपकी जो थ्योरी है बैंकिंग की वो अवेलेबल है। और आपकी फरवरी मंथ की एक और मैगजीन है जो केवल MCQ है, 300 से ज़्यादा MCQ है और 1 लाइनर इसमें मिल जाएंगे। दोनों प्रोडक्ट आप देख सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटेबल फॉर्मेट में है तो प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा अभी काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे रिव्यू आए थे हिस्ट्री के कोर्स को लेकर कि उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता, हमारे पास आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री कोर्स है, जिसमें एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल कवर किया है वीडियो लेक्चर के साथ, PDF के साथ। और इसमें आपको पिछले 5 साल के PYQs को भी जोड़ा गया है, मतलब पिछले 5 साल की जो PYQ की हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसकी फाइल भी इसके साथ शामिल है। ये आपके सभी वनडे एग्जाम को कवर करता है। मोर अपडेट के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। कोर्स सेक्शन में जाके आपको वहां पर हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द दाल टिल 31 मार्च 2026। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको हटा दिया है उड़द दाल से और फ्री इंपोर्ट कर दिया है उड़द दाल का टिल 31 मार्च 2026। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द पल्सेस टिल 31 मार्च 2026 टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल पल्सेस इन द कंट्री। अब भारत में दाल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कंजप्शन भी तो ज़्यादा होता है। आप बताइए, आप लोगों के घरों में भी डेली दाल तो ज़रूर बनती होगी, दाल चावल खाना किसको पसंद नहीं है। तो हमारे देश में कंजप्शन भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे जो पल्सेज हैं उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा ना हो, इन्फ्लेशन ना आ जाए, इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 10% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई है मसूर दाल पे, और यहाँ पे येलो पीस को भी इम्पोर्ट फ्री कर दिया गया है टिल 31 मई 2025। दो तीन बातें हैं, उड़द दाल हो गई, उसको ड्यूटी फ्री किया गया है। ठीक है, कब तक? 31 मार्च 2026 तक। येलो पीस में इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है 31 मई 2025 तक के लिए। और जो आपकी मसूर दाल है उसमें 10% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई है। ये 3 फैसले दिए गए हैं। तो उड़द दाल में जो इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, फ्री किया गया है इम्पोर्ट से, इसको इशू किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। जो यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है येलो पी का, और 10% ड्यूटी लगाई है किसमें? मसूर में। ये अनाउंसमेंट किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इम्पोर्टर है पल्स का इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा खरीदने का काम, प्रोडक्शन करने का काम, खाने का काम भारत ही करता है। तो यहाँ पे फ्री इंपोर्ट का मतलब है कि आपकी कोई भी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पर नहीं लगेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। वो भी नो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। नो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हो उड़द दाल को। उड़द दाल के स्टैटिक्स देखते हैं तो 23-24 में हमारे देश में $663 मिलियन की हमने उड़द दाल को इंपोर्ट किया था। और सबसे ज्यादा जो मेजर सप्लाई है उड़द दाल का वो म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा। म्यांमार is the largest source of the import of उड़द, followed by the Singapore, Thailand and Brazil. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है उड़द दाल का, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ येलो पीस एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2025। 2024 में हमने टोटल जो पल्स इंपोर्ट की थी वो 6.7 मिलियन टन थी।
जिसमें येलो पी का शेयर 3 मिलियन टन था, जो कि आपकी चना दाल का एक रिप्लेसमेंट है। और सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो रशिया है, रशिया के बाद है कनाडा। फिर 10% ड्यूटी ऑन द लेंटिल्स, मतलब मसूर की दाल। तो कनाडा और रसिया जो है, कनाडा और रशिया मेजर सोर्स है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मसूर की दाल का। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैन ऑन आवामी एक्शन कमीशन या कमिटी। अब आप लोगों ने हमारे देश का एक एक्ट सुना होगा विच इज यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, 1967 का एक्ट है। अगर कोई भी ऐसी कमेटी बनी है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश की एकता अखंडता को ब्रीच करती है, हमारे देश में भड़काऊ भाषण देती है, हमारे देश में दंगे फैलाने का काम करती है, तो हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ऐसी कमिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का काम करती है। तो 5 सालों के लिए आवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967। और ये जो आवामी एक्शन कमेटी है, ये जम्मू एंड कश्मीर की आपको कमेटी देखने को मिल जाएगी। इन पे चार्जेस हैं कि ये भारत की इंटीग्रिटी और आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी को लीड करते हैं मीरवेज उमर फारूक। मीरवेज उमर फारूक इस पार्टी को, कमेटी को लीड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। रिसेंटली हमने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का 135 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, और इसी ओकेजन पे ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की थी। हम देखेंगे कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है, पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे कि 135 नंबर का फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया था। उस एग्जीबिशन में एंशियंट हिस्ट्री, मुगल एरा, ब्रिटिश एरा, मिडिवल हिस्ट्री सबको शोकेस किया गया, सबको कवर किया गया। और इस एग्जीबिशन का टाइटल था इंडियन हेरिटेज थ्रू आर्किटेक्ट, और इसको इनॉग्रेट करने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। इस ओकेशन पे ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। ज्ञान भारतम मिशन का ये पर्पस है, हमारे देश की जो लेगेसी है, हमारे देश का जो इतना प्राचीन इतिहास है, उसको हम क्या करें, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, यूथ तक पहुंचाने का काम करें। मतलब हमें एक रिपोजिटरी, नॉलेज की रिपोजिटरी तैयार करनी है हमारे एंशियंट इतिहास के बारे में। ये आपको मिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसमें 1 महीने में हमने 6 लाख से ज्यादा पेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया है, और ये अवेलेबल होता है ऑनलाइन। तो जो यूथ है, रिसर्चर्स हैं, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका पर्पस रिसर्च को फोकस करना है और हमारे हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करना है। इसके अलावा थंब प्रिंटेड चंपारण इंडिगो पीजेंट स्पीक टू गांधी बुक को भी अनवील करने का काम यहाँ पर किया गया है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन एज अ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हुआ था कोलकाता में। 11 मार्च 1891 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1891 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। बाद में कोलकाता से इसको दिल्ली में 1911 में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपीआई के बारे में, हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। आज हम अपने देश में हर एक छोटे मोटे ट्रांजैक्शन डिजिटल रूप में करते हैं। आपको कोई पेमेंट करनी है, आप डिजिटल करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आप सारे काम आजकल डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही कहा है कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं, तो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 46% ग्रो हुए हैं हमारे देश में फ्रॉम FY21-22 टू FY23-24। तो इंडियाज टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन सर्ज फ्रॉम 8,839 करोड़ इन FY21-22। तो 2021-22 में हमारे देश में 8,000 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए थे डिजिटल, लेकिन 2023-24 में हमारे देश में 18,000 से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में 46% ज्यादा है। इसका रीजन है कि हमारे अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में भी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। हम यूपीआई को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट भी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करती है। अगर हम बात करें 2021-22 में केवल 216 ऐसे बैंक्स थे जो कि डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑफर कर रहे थे, लेकिन 23-24 में 572 बैंक्स ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट सर्विस को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं राइज एप्लीकेशन, जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट
डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन थ्रू राइज ऐप। राइज का मतलब है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे पूरा एक वैक्सीनेशन होता है, रूटीन होता है ना, इतने साल के बच्चों को, इतने महीने के बच्चों को, इतने हफ्तों के बच्चों को ये वाली वैक्सीन देनी है। तो एक वैक्सीन के लिए कार्ड भी मिलता है, जब डिलीवरी होती है, बच्चों का जन्म होता है, तो एक कार्ड भी पेरेंट को दिया जाता है कि इस डेट में आके आपको वैक्सीनेशन करना है। पर रूरल इंडिया में स्पेशली क्या होता है, कई बार वो मिस हो जाता है। तो मिस हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो मिडवाइफ्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे रूटीन जो वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों का, उसको ट्रैक कर सकें और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। तो उत्तर प्रदेश हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग इट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय इंट्रोड्यूसिंग द राइज एप्लीकेशन। राइज का मतलब रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नर्सेज करेंगी, मिडवाइफ्स करेंगे, हेल्थ वर्कर्स करेंगे, जिससे वो मैनेज करेंगे रूटीन वैक्सीनेशन को। ठीक है, जिससे रियल टाइम डिजिटल लर्निंग भी इनहांस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया था, आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक हैंडबुक, गाइडलाइन हैंडबुक को पब्लिश किया था। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी। सिमिलर यहाँ पे इरडई ने भी एक हैंडबुक को पब्लिश किया है हमारे इंडिया के जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके स्टैटिक्स को बताने के लिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो सबसे अच्छा प्यारा सा क्लेम सेटलमेंट कर रही है। मतलब लोगों को बताना है कि कौन सी कंपनी में आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं जिसका सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है। So IRDAI released annual claim settlement ratio data in handbook on Indian Insurance Statistics 23-24। IRDAI का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। देवाशीष पांडा इसके चेयरमैन है। 2000 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिक 23-24 को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया जाता है वो कौन सी कंपनी है जो 30 डेज में कितनी पॉलिसीज का सेटलमेंट करती हैं, वो कितनी कौन सी कंपनी जिनका सेटलमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा है, मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे बेसिक यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, जिससे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम और आप जैसे लोग होते हैं, जिनको एक ओवरव्यू मिलता है, इनसाइड स्टोरी मिलती है कि आपको कौन से इंश्योरेंस को परचेज करना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि आप मिनिमम टाइम में जो क्लेम्स आपके पास आ रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, अब वो आपका इंश्योरेंस को क्लेम कर रहा है, तो आपका 30 दिनों के अंदर आप कितने सेटलमेंट कर रहे हो, आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए हम एक एक करके सभी की पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओवरऑल क्लेम क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो इरडई ने कहा है कि जो ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो है डेथ क्लेम, वो भी विद इन 30 डेज, वो प्राइवेट इंश्योरेंस हो गया या फिर आपका पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी हो गया, दोनों का ही डेथ क्लेम सेटलमेंट जो है विद इन 30 डेज 96.82% आपको देखने को मिल रहा है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर का लाइफ इंश्योरेंस है उनका CSR 99% है, मतलब प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा खासा काम यहाँ पर कर रही है। फिर टॉप लाइफ इंश्योरेंस बाय द नंबर ऑफ पॉलिसी, पहले हम प्राइवेट इंश्योरर देख लेते हैं, उसके बाद हम पब्लिक मतलब एलआईसी पे बात कर लेंगे। तो प्राइवेट में जो सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से नंबर ऑफ पॉलिसी को सेटल कर रहा है वो न्यू दिल्ली बेस्ड एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। ये 30 डेज में अगर आप देखेंगे तो 19,000 पॉलिसी के क्लेम को सेटलमेंट कर रहा है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.79% आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि टॉप प्राइवेट इंश्योरेंस कौन सी है जो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे फास्ट है, तो न्यू दिल्ली बेस्ड एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सेकंड नंबर पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसका जो CSR है वो 96.42% है और 30 दिनों में 7,99,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पॉलिसीज के क्लेम सेटलमेंट कर रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर से कहीं 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 ज्यादा है। क्लियर है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? LIC है। सेकेंड नंबर पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब यहाँ पे वो सभी कंपनीज की भी लिस्टिंग की गई है जिसमें 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे 4 आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी जिनका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है विद इन 30 डेज। कौन कौन सी है? पहला है कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है। फिर है अगियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई में। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि मुंबई में है। और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गुड़गांव में है। इन चारों को याद रखना है। कोटक महिंद्रा, ठीक है, मुंबई में।
अगेसास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये 4 ऐसी इंश्योरेंस फर्म है जिसमें 100% आपको CSR देखने को मिल रहा है, ठीक है, कैश सेटलमेंट रेशियो। नाउ बात करते हैं टॉप इंश्योरर बाय द CSR बेस्ड ऑन द बेनिफिट अमाउंट, मतलब कितना बेनिफिट अमाउंट डिसबर्स किया है विद इन 30 डेज। तो टॉप पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस, 99.98% टोटल बेनिफिट अमाउंट पेड आउट किया गया है। सेकेंड नंबर पे है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम प्राइवेट जितने भी इंश्योरर हैं उनका टोटल बेनिफिट पेड आउट देखेंगे तो वो 11,000 करोड़ से ज्यादा है। अब इस रैंकिंग में IRDAI ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को शामिल नहीं किया है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे इस अगर पूछा जाए IRDAI की इस हैंडबुक में वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जिसको एक्सक्लूड रखा गया, जिसको शामिल नहीं किया गया है, आंसर हो जाएगा सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया साइन MOU विद इंडियन आर्मी टू इनहांस रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट। तो रक्षक सैलरी पैकेज के लिए या रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट के लिए बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे इंडियन आर्मी पर्सनल, वेटरनर और जो अग्निवीर रिक्रूट्स हैं उनको फायदा होगा। ये सैलरी पैकेज आपको कई सारे एक्सक्लूसिव ऑफर में देती है। आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है 100 लाख रुपीज का। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी 200 लाख रुपए का ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, और डोर स्टेप डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एलोन मस्क का स्टारलिंक भारत में एंट्री कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आपको हर एक एरिया में, हर एक रिमोट एरिया में जियो फाइबर मिले, हर एक रिमोट एरिया में इंटरनेट एक्सेस हो सकता है आपकी इंटरनेट की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाए। बहुत सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं, ठीक है। तो एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसने भारत में एंट्री कर रहा है और एंट्री करने के लिए भारती एयरटेल और जियो के साथ कोलैब किया है। पहली कंपनी जिसने स्टारलिंक के साथ कोलैब किया है और स्टारलिंक को एंट्री मिल रही है जिसके जरिए भारत में, वो भारती एयरटेल है। सेकेंड नंबर पे जियो है, ठीक है। स्टारलिंक द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बाय द स्पेस एक्स is set to enter into the India with a partnership of Bharti Airtel and Reliance Jio। रिलायंस जियो जो कि ऑलरेडी हाई स्पीड इंटरनेट भारत में प्रोवाइड कर रहा है, इनका पर्पस है जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल विलेजेस हैं, वहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करनी है। इसके लिए स्टार लिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। The agreement allow Jio to distribute Starlink solution through its retail outlet। रिटेल आउटलेट से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और एग्जिस्टिंग जो जियो फाइबर है उनकी सर्विस को भी एक्सटेंड किया जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को डिप्लॉय किया जाएगा रूरल इंडिया में। पहली कंपनी सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट साइन करने वाली भारती एयरटेल थी और दूसरी कंपनी आपको जियो देखने को मिल जाएगी। अब स्टार लिंक क्या होता है, यहाँ पे जो डॉट 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 लाइटिंग दिख रही है ना, ये कुछ और नहीं है, ये सैटेलाइट्स हैं। तो ये कॉन्सिलेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स जो कि आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, इट इज स्टारलिंक। तो स्टारलिंक वर्ल्ड का फर्स्ट और लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्सिलेशन है जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। इसको देखो, जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, जिसके कारण इनकी डिलीवरी स्पीड बहुत ज्यादा है और लेटेंसी भी काफी कम है, ठीक है, लेटेंसी काफी कम है। और ये आपको डाउनलोड स्पीड 25 से 200 Mbps देते हैं, अपलोड स्पीड भी ये लगभग आपको 5 से लेकर 20 Mbps की देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्ट कॉर्पेट एंड बोंगो सागर इन द बे ऑफ बंगाल। कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 6th एडिशन कॉर्पेट एक्सरसाइज और 4th एडिशन बोंगो सागर, मतलब बायलिटरल एक नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, ये हो रही है इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दोनों देशों की नेवल फोर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं सिंस 2018। इनका पर्पस क्या होता है? मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस रणवीर ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस रणवीर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर। चलिए अब कुछ एमसीक्यू को हम देखेंगे। पहला है, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन वर्ल्ड। तो सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यूक्रेन वर्ल्ड में टॉप आर्म इंपोर्टर है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आपको मिल जाएगा। Which state government has launched the scheme, namely मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इन दोनों वेलफेयर स्कीम को रिसेंटली अगरतला त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है बाय द जेपी नड्डा।
Which Indian telecom company has signed a deal with SpaceX for high speed internet? So it is Jio. ठीक है, जियो ने इसको एग्रीमेंट को साइन किया है और ये स्पेस एक्स की एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। जियो के अलावा भारती एयरटेल ने भी साइन किया है। तो अगर पहली कंपनी पूछी जाए तो भारती एयरटेल है, और अगर यहाँ पे हालांकि ऑप्शन तो आपके ए और बी दोनों होने चाहिए थे, ठीक है जी। पहली कंपनी एयरटेल है। विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड which country recently deployed a powerful large phase array radar near the Myanmar border? आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चाइना केवल तीसरे नंबर का कंट्री है रशिया और यूएसए के बाद जिसके पास लार्ज फेज्ड एरे रेडार सिस्टम है। चाइना और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहां पर इसे डिप्लॉय किया है यूनान प्रोविंस में। इसकी जो सर्विलांस रेंज है ये 5000 किलोमीटर की रेंज है। इंडियन ओशन में और डीप इंडियन टेरिटरी में ये देख सकता है, निगरानी रख सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है रियल टाइम में, ठीक है जी। ये मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है, ये इसकी खास बात है। मतलब एक तरीके से एयर डिफेंस नेटवर्क की तरह काम करता है लार्ज फेज्ड एरे रडार, और ये इंडिया के लिए कंसर्न ऑब्वियस सी बात है। और चाइना म्यांमार की बॉर्डर में चाइना ने इसे डिप्लॉय करने का काम किया है, ठीक है जी। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि कल 12 मार्च को हमने क्या क्या सीखा था। तो 12 मार्च को हमने देखा था कि मॉरिशस का नेशनल डे है जिसमें आईएनएस इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया था जिसमें 2500 रुपए पर मंथ जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं दिल्ली में उनको दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट। आसाम राज्य इंडिया का पहला राज्य है जो ओन सैटेलाइट आसाम सेट को बना रहा है। इसके लिए इन्होंने इसरो और इन स्पेस के साथ कोलैबोरेशन किया है। इंडिया का पहला एआई पावर्ड एंटी डीप फेक साइबर सर्वेलांस लैब को आसाम राज्य में बनाया जा रहा है। एक्सिस बैंक ने अपना पहला एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील की है गिफ्ट सिटी गुजरात में। रशिया, चाइना और ईरान ने सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है चाबहार पोर्ट के पास इंडियन ओशियन में। कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किया गया है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में होंगे। यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है, इसने इंडिया को ओवरटेक किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि एनआरआई सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन ओपन कर रहा है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है दिगंतरा, इन्होंने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस सर्वेलांस सैटेलाइट एस्कॉट को लॉन्च किया है। इंडिया का पहला एआई एंड ब्लॉकचेन पावर टी ऑक्शन आसाम राज्य कंडक्ट करेगा। और होंडा कार इंडिया ने तकासी नाकाजीमा को नया प्रेसिडेंट एंड सीईओ अपॉइंट किया है, ठीक है। अब कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बताया था। पूछा जा रहा है ये स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जाती है। 4 मंत्रालय हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसके अलावा फरवरी मंथ का मंथली कंपाइलेशन चल रहा है 7 PM पर। मैंने सभी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ कवर करा दी हैं और सभी इंपॉर्टेंट फरवरी मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कवर करा दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।